हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि लास्ट की वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने दो पार्ट उसके डिस्कस कर लिए, जिसके अंदर हमने 9 जो प्रिंसिपल थे, जैसे अथॉरिटी हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, रेम्यूनरेशन आदि जो भी थे, स्पैन ऑफ कंट्रोल आदि क्या कर लिए थे, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज की वीडियो के अंदर जो बाकी जो रह गए प्रिंसिपल, जैसे 14 थे, जो 9 हमने कर लिए, बाकी जो रह गए हम आज की वीडियो में उनको क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, जिससे ये आज हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। 9 जो हमने प्रिंसिपल पढ़े थे, उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है या हमारे जो प्रिंसिपल रह गए थे, उसमें सबसे पहले क्या है, ऑर्डर है। ऑर्डर के अंदर क्या बताया गया था कि इसमें बताया था गया कि प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए या प्रत्येक पर्सन के लिए क्या होना चाहिए, एक निश्चित स्थान होना चाहिए, या प्रत्येक वस्तु के लिए क्या होना चाहिए, एक निश्चित स्थान होना चाहिए, और प्रत्येक निश्चित स्थान के लिए एक वस्तु भी होनी चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था हेनरी फ्यूल का कि मान के चलो एक एक एम्प्लॉय है, उसका काम केस का है, उसे उसे देखना है कि एक कंपनी के अंदर कितना तो केस आ रहा है, कितना कंपनी से बाहर केस जा रहा है, लेकिन उसे लीडर बना दिया गया है। उसे काम क्या दिया गया, कंपनी ने लीडर बना दिया कि देखो कि सभी जो लोग हैं, उसके एम्प्लॉय है, वो कार्य सही ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे, उन्हें मोटिवेट करो। तो वो जो एम्प्लॉय है, तो वो अपने स्थान पे तो सही नहीं है ना, उसे केस का जो काम कर रहा है उस स्थान पे होना चाहिए था, लेकिन उसे लीडर बना दिया गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो कि प्रत्येक जो एम्प्लॉय है वो अपने निश्चित स्थान पे हो, या प्रत्येक जो वस्तु हो अपने निश्चित स्थान पे हो। और निश्चित स्थान के लिए क्या होनी चाहिए, एक व्यक्ति या वस्तु अवश्य होनी चाहिए। तो ऑर्डर के अंदर उन्होंने यही बोला। जैसे हम देखें तो एक कंपनी शुड मेंटेन ए वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर टू हैव ए फेवरेबल वर्क कल्चर। द पॉजिटिव एटमोस्फेयर इन द वर्क प्लेस विल बूस्ट मोर पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी। कि अगर प्रत्येक चीज अपने स्थान पे होगी ना, तो उससे क्या होगा, अपने जो कार्य के अंदर पॉजिटिविटी भी आएगी और कार्य क्या हो जाएगा, जल्दी पूरा होगा। अब ऑर्डर के बाद हेनरी फ्यूल ने क्या बताया, इक्विटी। इक्विटी का मतलब समानता से ले सकते हैं। उन्होंने बोला कि जो एम्प्लॉय है कंपनी के, उनके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। कि मान के चलो दो एम्प्लॉय है यहाँ, ए और बी। जो एम्प्लॉय है, वो जो कंपनी का जो ओनर है, उसी की उसका फैमिली मेंबर है। ए क्या उसका फैमिली मेंबर है, ठीक है। और ये जो बी है, वो बाहर से कोई व्यक्ति आया गया जिसे इंटरव्यू के द्वारा लिया गया, ठीक है। इसे इंटरव्यू के द्वारा लिया गया, इसे इंटरव्यू के द्वारा लिया गया था। दोनों का काम एक ही है। उन दोनों का काम क्या है, ये फंक्शनल मैनेजर है। मान के चलो ये दोनों क्या है, फंक्शनल मैनेजर है। और फंक्शनल मैनेजर है, दोनों एक ही काम करते हैं फंक्शन मैनेजर का। लेकिन ए जो फैमिली मेंबर होने की वजह से, ए जो ओनर है, ये ए को पर मंथ क्या देता है, सैलरी। ए को पर मंथ सैलरी देता है 50,000, इसको 50,000 रुपए देता है पर मंथ। वहीं दूसरी ओर बी भी कार्य यही कर रहा है, लेकिन इसे इंटरव्यू के द्वारा लिया गया, उसे फैमिली मेंबर नहीं है, तो इसे कितने रुपए दे रहा है, 40,000 पर मंथ। जबकि काम दोनों का एक ही है। तो यहाँ क्या इक्विटी नहीं है दोनों के अंदर, जबकि काम एक ही है लेकिन फिर भी इक्विटी नहीं है। तो उनका कहने का मतलब था कि दोनों में क्या इक्विटी होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही यही एग्जाम्पल अगर दूसरी तरह से लेके देखें कि ए और बी दो एम्प्लॉय है। ए तो कार्य करता है कोई पर दिन के 8 घंटे काम करता है, ठीक है। वहीं बी काम करता है दिन के 6 घंटे। लेकिन ए को और बी को दोनों को ही पर मंथ है ना 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। कितने दिए जा रहे हैं, 10,000। तो यहाँ पे इक्विटी नहीं है। क्यों, बी को 6 घंटे काम करने के भी 10,000 मिल रहे हैं, और ए जो 2 घंटे प्लस 2 घंटे ज्यादा काम कर रहा है, इसे सॉरी ए जो बी से 2 घंटे ज्यादा काम कर रहा है, तो भी उसे 10,000 दिए जा रहे हैं। तो यहाँ ए के साथ भेदभाव हो रहा है कि ज्यादा काम करने पर भी उसको 10,000 मिल रहे हैं। तो ऐसा भी ना हो कि कार्य अलग होने पर एक मेहनत ज्यादा करे फिर भी उसको क्या हो, रुपए उतने ही मिले। और ऐसा भी ना हो कि दोनों समान कार्य करे फिर भी उन्हें रुपए अलग अलग मिले। तो ऐसा होना चाहिए कि सब में इक्विटी होनी चाहिए और काम के आधार पर उन्हें रुपए देने चाहिए, और उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। जैसे ऑल एम्प्लॉय शुड बी ट्रीट इक्वली एंड रिस्पेक्टफुली। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मैनेजर दैट नो एम्प्लॉयज फेस डिस्क्रिमिनेशन। उनके साथ किसी प्रकार क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इक्विटी के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का अर्थ क्या होता है, स्थायित्व होता है। जैसे कि कोई एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को जब इंटरव्यू के आधार पे उसे लिया गया था, तो उसे बोला गया था कि आपको 1 साल पे मैनेजर के पद पे ही रखा जाएगा, ठीक है। मैनेजर के पद पे रखा जाएगा, लेकिन उसे क्या किया गया, 6 महीने से पहले ही उसे क्या कर दिया, उसे लोअर जो उसका स्थान था वहां रख दिया गया। तो ये कार्य में स्टेबिलिटी नहीं हुई कि एक व्यक्ति को कम से कम 1 साल तक एक जगह पे रखने पे वो काम को सीखेगा। अगर आप हर महीने उसका स्थान बदलते रहेंगे या हर महीने उसका प्लेस वगैरह बदलते रहेंगे, तो वो क्या ना तो उस काम को सीख पाएगा, ना उस काम में क्या होगा, वो स्पेशलाइजेशन हासिल भी नहीं करेगा।
तो हेनरी फ्योल ने बताया कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए कार्य में, ये नहीं कि आप हर मंथ कोई भी एम्प्लॉय है उसके कार्य को चेंज करते रहें। स्टेबिलिटी होने से क्या होगा, वो काम को जल्दी सीखेगा और उसमें क्या हो जाएगा, कुशलता हासिल कर लेगा, जिससे वो कार्य को आसानी से भी और जल्दी से कर पाएगा, जिससे क्या होगा, कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। जैसे हमने लिखा ना, एन एम्प्लॉय डिलीवर्स द बेस्ट इफ द फील सिक्योर इन देयर जॉब, इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू ऑफर जॉब सिक्योरिटी ऑन देयर एम्प्लॉय। अब उसने स्टेबिलिटी, उसे अगर स्टेबिलिटी मिली है, उसे पता है कि उसे 6 साल या 7 साल उसी कंपनी में काम करना है और वो कहीं नहीं जाने वाला, तो वो पूरे मन से काम करेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर कंपनी कोई इस प्रकार की है कि वो हर मंथ क्या करती रहती है, अपने कर्मचारियों को बाहर निकालती, मतलब छंटनी बोलते हैं उसे, कि छंटनी करती रहती है, तो हर एक एम्प्लॉय में क्या होगा, एक डर रहेगा कि हो सकता है नेक्स्ट मंथ मैं चला जाऊं, हो सकता है नेक्स्ट मंथ मैं चला जाऊं, ऐसे सोचते रहेंगे, जिससे क्या होगा, वो काम को नहीं कर पाएंगे, उनके मन में सिर्फ डर रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगी। वहीं दूसरी अगर वो सिक्योर है, उन्हें पता है 6 या 7 साल तक उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो कहीं नहीं जाने वाले, तो वो कार्य को क्या करेंगे, मन लगा कर करेंगे। स्टेबिलिटी हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है, नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, पहल होती है कि प्रत्येक जो एम्प्लॉय है सबका अपने आइडियाज होते हैं, सबके जो दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज होते हैं और सबके अलग अलग होते हैं। तो एक कंपनी का जो मैनेजर है या कंपनी के ओनर को, उनको चाहिए कि आप अगर कोई भी डिसीजन लेते हो तो एक बार एम्प्लॉय से आप जरूर डिस्कस करें, कि उनको भी आगे आने का मौका दें, उन्हें भी क्या मोटिव करें, ताकि वो आगे आके क्या कर सके, अपने जो दिमाग में जो उनके आइडिया है वो आपको बता सके। इसे पहल बोलते हैं, कि सब में क्या होती है, एक पहल की भावना होती है और उसे ना आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे यहाँ हमने लिखा, द मैनेजमेंट शुड सपोर्ट एंड इनकरेज द एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव एंड इन ऑर्गेनाइजेशन, इट विल हेल्प देम टू इंक्रीज देयर इंटरेस्ट एंड मेक देम वर्थ। अगर कम उसको पता होगा कि उसे क्या लेना है, इंटरेस्ट आ रहा है उसको काम में, और वो उसको पता है कि उसे आइडियाज लिए जाएंगे, तो क्या होगा, काम को इंटरेस्ट लेके पूरा करेगा। अगर वहीं दूसरी तरफ उसे बिना डिसीजन मेकिंग में उसे पार्टली इनाम ला जाए, एम्प्लॉय को बिना डिसीजन मेकिंग क्या करे, डिसीजन का कार्य सिर्फ और सिर्फ कौन करे, ओनर करे, तो वो एम्प्लॉय है वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो सिर्फ अपने काम से काम तक मतलब रखेगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, उनमें भी पहल की भावना को क्या करना चाहिए, हमें विकसित करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, एस्प्रिट द क्रॉप्स। इसका मतलब होता है सहयोग की भावना, कि एक कंपनी के अंदर जहां प्रत्येक एम्प्लॉय अपना अपना कार्य करता है ना, वहीं दूसरी और मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, हर बार कोई एक ऐसा कार्य जरूर करवाना चाहिए जो एक टीम के अंदर हो। टीम के अंदर क्या होने से क्या होगा, उनके अंदर सहयोग की भावना पैदा होगी। टीम के अंदर कार्य पूरा करेंगे तो वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे प्रत्येक मेंबर साथ मिलकर एक गोल को हासिल करने की। जैसे इसमें लिखा है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू मोटिव दियर एम्प्लॉयज टू बी सपोर्टिव ईच अदर। मतलब क्या करें, एक बंदा दूसरे बंदों को सपोर्ट करे, उनके मन में ऐसी भावना को जागृत करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या करेगा, अपना एक एम्प्लॉय सिर्फ अपना फायदा देखेगा, ना कि पूरी कंपनी का। अगर उनमें सहयोग की भावना होगी तो सब मिलकर एक ही गोल को हासिल करेंगे, जो कंपनी का गोल होगा, जिससे कंपनी में क्या होगा, फायदा होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो जो एम्प्लॉय है उनको तो अपने आप प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे डेवलपिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विल लीड द पॉजिटिव आउटकम एंड वर्क इन्वायरमेंट। उससे क्या होगा, पॉजिटिव आउटकम होगा। These 14 principles of management are used to manage an organization and are beneficial of presiding, planning, decision making, organization and process of management and control and coordination। तो इसमें क्या बताया कि ये जो 14 प्रिंसिपल है, इन 14 प्रिंसिपल को अगर कोई भी कंपनी फॉलो करती है तो उसमें प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, सब में क्या होगा, फायदा मिलेगा। ठीक है, आज ये 14 प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिए। आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट की क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।